उत्तराखंड के दुग्ध उत्पादकों को दिवाली का तोहफा 12 करोड़ की बकाया धनराशि सरकार करेगी रिलीज। आंचल की ब्रांडिंग के लिए लगेंगे जिलों में मेले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उत्तराखंड के ग्रामीणों का जताया आभार। 16 अक्टूबर को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पिथौरागढ़ के रौलम गांव में रुके थे सीईसी, ग्रामीणों ने की थी मदद। 4 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे तृतीय केदार। तुंगनाथ मंदिर के कपाट होगी पूजा। 1.2 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। पहाड़ से मैदान तक हवा की गुणवत्ता की होगी निगरानी। सीपीसीबी ने क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा पत्र। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक हवा और ध्वनि की गुणवत्ता की होगी जांच। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने कहा 2 दिन में स्थिति स्पष्ट करें राज्य सरकार। 23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। और आदमखोर गुलदार की दहशत। टिहरी के महर गांव में शूटर तैनात। ड्रोन और ट्रैप कैमरों से हो रही तलाश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार के राज्य में मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश की मियाद कल यानी कि बुधवार को समाप्त हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार आगे भी कार्य करेगी। जो मलिन बस्तियां जहां पर हैं वहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर से अध्यादेश लाने जा रही है। हालांकि अध्यादेश लाने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकार एक बार फिर से अध्यादेश ला रही है, जिससे लोगों में डर बना रहे और भाजपा को इसका चुनावी लाभ भी मिल सके। कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने वादा किया, आपको बता दें, वादा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर मलिन बस्तियों पर खतरे की तलवार लटक गई है। दरअसल मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश बुधवार को समाप्त होने जा रहा है। अध्यादेश की मियाद खत्म होने से प्रदेश की 582 मलिन बस्तियां अवैध श्रेणी में आ जाएंगी, जिसके बाद सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए बस्तियों को खाली कराना होगा। साथ ही प्रभावितों का पुनर्वास भी करना होगा। हालांकि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना राज्य सरकार के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। जो मलिन बस्तियां जहां हैं वहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने जा रही है। हालांकि अध्यादेश लाने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। मैं ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटेगी और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले भी ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपनी चुन ली और अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने बनाई दोबारा बनाई हमने। अब हम दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी है हमारी। अब ये टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ। वोट लेने के लिए कोई आया हो? वोट हमारे सबके हैं, वोट के लिए आते हैं। वोट जब अभी हमने सिद्धू वाला यहाँ वोट डाला, हमने सबके वोट हैं, सब वोट डालते हैं। मलिन बस्तियाँ यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहाँ है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। सरकार आश्वासन नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आई 12 में तो 16 में हमने कानून बना दिया, समिति बनाई और कानून बना दिया। उसमें कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन हमने कानून बनाया क्योंकि हमारी नीयत साफ थी। हमने बाकायदा पट्टे देने शुरू करे, हमने बाकायदा मालिकाना हक के पट्टे देने शुरू किए। आप सरकार में आए, आपने सरकार में आते ही इस तरह का प्रपंच रचा कि हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया। उसके बाद आपने उसकी आड़ में डर दिखाया। डर दिखाने के बाद जब हमने आवाज़ उठाई तो आप अध्यादेश लेके आ गए। 1 बार 2 बार और अब तीसरी बार ला रहे हो। भैया कानून बनाओ, जिनको हटाना है, जिनको जरूरी है आवश्यक हटाना, खतरे की जद में है, तो आप उनको हटाने के लिए पुनर्वास की नीति बना दो, एक पुनर्वास की योजना बना दो। और जो रहेंगे उनके लिए विकास की योजना बनाओ, उनको पट्टे दो। उनको आप, कई लोग इसमें समझते हैं कि इनको मुफ्त में जमीन दे रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में प्रदेश के 63 नगर निकायों में हुए सर्वे में 582 मलिन बस्तियां पाई गई, जिनकी कुल संख्या 7,71,585 थी। जबकि इनमें मकानों की संख्या
53,174 सामने आई थी। वहीं 37% बस्तियां नदी और नालों के किनारे बसी हुई हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले इन मलिन बस्तियों पर मचे सियासी घमासान के बीच विपक्ष का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव में हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही है। निकाय चुनाव को लेकर के सरकार न पहले गंभीर थी न अब गंभीर नजर आ रही है, केवल बयानबाजी हो रही है। अगर सरकार चुनाव कराने वाली होती तो साल भर पहले निकायों के चुनाव करा देती। 3 बार तो माननीय हाई कोर्ट में झूठा शपथ पत्र प्रदेश सरकार दाखिल कर चुकी है और अब मलिन बस्तियों का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। पहले तो आप उन पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे थे, उनके आशियाने छीनने का काम कर रहे थे। अब सर्वे करा करके सरकार जो बात कर रही है केवल मलिन बस्ती के लोगों को सरकार की मंशा वही है। टनकपुर में लगातार आप देखिए कि रेलवे कॉलोनी में बुलडोजर सरकार का गरज रहा है। 70 साल से वो लोग वहां पर टैक्स भरने का काम कर रहे हैं, फिर भी आप उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भाजपा सरकार जो भी बात करती है वो उस पर गंभीर रहती नहीं है। जनता भी अब भाजपा का चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। देखिए, कांग्रेस का काम है केवल लोगों को भड़काना और छोटी मानसिकता का अपना परिचय देना। तो मुझे लगता है कि जो भी मलिन बस्तियों के हित में होगा वो प्रदेश की सरकार करेगी और करती भी चली आ रही है। तो क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है ये मामला और बहुत जल्दी इसमें जो है निर्णय लेने का काम सरकार करेगी। तो और बैठक भी है अभी कैबिनेट में, इसमें क्या निर्णय होता है अभी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस को तो सिर्फ मलिन बस्तियों के ऊपर राजनीति करनी होती है और इसीलिए गलत बयानबाजी करके वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो मलिन बस्तियों के हित में जो भी होगा सरकार वही निर्णय लेने का काम करेगी। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मलिन बस्तियों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या धामी सरकार इन बस्ती वासियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कपकोट के ग्रामीण स्तर पर संचालित पोस्ट ऑफिसों में हो रही वित्तीय अनियमितताओं का संज्ञान कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने लेते हुए मुख्यमंत्री स्तर से भी कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी बागेश्वर को आदेशित किया है। आपको बता दें, बागेश्वर जिले के कफली गैर गरुड़ के बाद कांड क्षेत्र के आपको बता दें सिमगढ़ी गांव से पोस्ट ऑफिस में हो रहे गबन के मामलों ने ग्रामीण स्तर पर पोस्ट ऑफिस की कार्यशैली की पोल खोल दी है। बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर पोस्ट ऑफिस की कार्रवाई पर दीमक लग गया है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना और सहायता का लाभ ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर उपभोक्ताओं के पासबुक एजेंटों के पास जमा रहते हैं। यहीं से पोस्ट ऑफिस के उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी का खेल शुरू होता है। कांडा क्षेत्र के सिमगढ़ी डाकखाने का पोस्ट मास्टर निलंबित किया गया है। अल्मोड़ा के डाक अधीक्षक राजेश कुमार बिनवाल ने सिमगढ़ी का दौरा किया है और सिमगढ़ी डाकघर मामले में 6 सदस्यों की कमेटी जांच के लिए तैयार की गई है। विधानसभा क्षेत्र कपकोट के दूरस्थ अंचलों में, गांवों में, जहां हमारे भारत सरकार का उपक्रम पोस्ट ऑफिस है, डाकघर हैं, उन छोटे छोटे काश्तकारों के द्वारा, गांव में रहने वाले सम्भ्रांत जनता के द्वारा जो डाकघरों में पैसा जमा किया गया था, उसमें पोस्ट मास्टर के द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, जिसके कारण से गांव के लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। मैंने जिलाधिकारी बागेश्वर, पुलिस अधीक्षक बागेश्वर और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र के द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया है। जानकारी में आया है, लेकिन आज की तारीख तक हमारे पास जो विभागीय जांच है उसके अनुसार कुछ भी नहीं मिल पाया। उसका कारण ये है कि हम लोग जांच अभी कुछ ढंग से कर ही नहीं पाए हैं। मैंने एक टीम तैयार कर रखी है जिसमें रानीखेत के सहायक अधीक्षक है महेश जी, मेरे सबऑर्डिनेट है यहाँ पे, तो वो इस टीम को हेड करेंगे। उसमें एक सहायक अधीक्षक अल्मोड़ा से रहेंगे और 4 निरीक्षक रहेंगे। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम ये पूरे मामले की जांच करके इसको मतलब फाइनलिटी तक पहुंचाएं।
रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष बंडगई ने मंगलवार की दोपहर यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों से बातचीत की। वहीं जिलाधिकारी ने बाहर की दवाइयां न लिखने को कहा है। वहीं सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने यहां मौजूद एक कर्मचारी आईसी मटेरियल में मौजूद एक कर्मचारी को काफी फटकार लगाई है। साथ ही प्रभारी डॉक्टर आपको बता दें अनुमा को भी कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही जिलाधिकारी ने यहां पर सीसीटीवी लगाने को कहा है। यहां जिलाधिकारी ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की। वहीं बंद आयुष्मान का वेबसाइट को जल्द खोलने को कहा है। साथ ही जन औषधि केंद्र को जल्द ही खोलने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट का औचक निरीक्षण किया गया है और सभी जो भी यहाँ के जितने भी सेक्शंस हैं और डॉक्टर से भी इंटरेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया गया है और जो लोग उपस्थित नहीं पाए हैं उनका भी शो कॉज के लिए मैंने बोला है और सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है और सुधार के लिए भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर उनका ऑनलाइन सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, साइट वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है जो भी यहाँ पे प्रभारी हैं कि तत्काल इस वजह से कार्रवाई करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करना। सर सफाई व्यवस्था को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला है और जहाँ पर भी हमारे सुरक्षा के संयंत्र लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं और नीट एंड क्लीन रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सीसीटीवी यहाँ पर कम लगे हुए हैं तो सीसीटीवी लगने चाहिए। साथ ही ये बताया गया कि कुछ सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो भी करने को बोला गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां दिवाली के मौके पर नगर में पटाखा बाजार के स्थल चयन हुआ। पटाखों की बिक्री तथा इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां सहित कई मसलों को लेकर एसडीएम ने तहसील सभागार में नगरपालिका प्रशासन, अग्निशमन विभाग और पुलिस, व्यापारी और शुगर मिल के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार भी पटाखा बाजार शुगर मिल के खाली पड़े परिसर में लगाया जाएगा और बाजार को 2 लाइनों में लगाया जाएगा। साथ ही नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह नगर में समय रहते अतिक्रमण को हटा लें और किसी प्रकार की कोई घटना न हो, इसके मद्देनजर तमाम रास्तों को भी दुरुस्त कर लें। सभी को विदित है कि दीपावली नज़दीक है और इससे पूर्व लक्सर क्षेत्र में एक पटाखा बाजार लगता है। तो पटाखा बाजार को लेके पुलिस के सीओ साहब है, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, नगर पालिका, चीनी मिल और व्यापार संघ सभी से और आपके फायर से सभी के प्रतिनिधि आए हुए थे। और क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कोई विशेष दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दे दिए हैं ताकि कोई घटना घटित ना हो। और इसके अलावा जो ईओ नगर पालिका है उनको बता भी दिया है कि उससे पहले आप लगातार वहाँ बाजार में ड्राइव भी चलाएंगे, कोई अतिक्रमण वगैरह ना हो और इस तरह की भी चीज़ ना हो कि पता चला दीपावली में कहीं आग लग रही है और हमने लड़ियाँ या लाइटिंग इस तरह से कर रही थी कि हमारी साइड में गाड़ी निकल ही नहीं रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दीपावली का त्यौहार जगमग करते दियों को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में जरूर सजाता है, लेकिन दीपों को बनाने की कला विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परंपरागत कला को जीवित रखे हुए हैं। आपको बता दें कि विकासनगर के धर्मवाला में रहने वाले शुक्लाल का परिवार भी उनमें से एक है जो मिट्टी के बर्तन और दियों को बनाने की कला को जिंदा रखे हुए हैं, जो इन दिनों दीपावली के लिए दिए बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें शुक्लाल अपने पुश्तैनी काम को पिछले 40 सालों से कर रहे हैं, जिसमें अब उनके दोनों बेटे उनका हाथ बटा रहे हैं। सीमित संसाधनों के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस परिवार का कहना है कि वह लोग अपनी परंपरागत कला को जीवित रखे हुए हैं। काम तो हम काफ़ी साल से कर रहे हैं, जैसे कि हो गए 40-50 साल हो गए और पीढ़ी कर रही है काम। हम भी करते हैं काम और जॉब भी करते हैं, लेकिन समस्या थोड़ा सा ये है कि मिट्टी वगैरह की समस्या है, लाने की समस्या है। जंगलात से लाने जाते हैं मिट्टी, वहाँ पे हमें मिली नहीं है, थोड़ा सा मिट्टी मिली नहीं है ना। तो खदान जैसे मिलते हैं सहारनपुर साइड में से मिले हुए हैं, यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो ये थोड़ी समस्या है, इसलिए काम थोड़ा छोड़ना ही पड़ रहा है ये काम। इसमें तो करीब सारे सामान बनाते हैं, बहुत सामान बनाते हैं। हमें तो सिर्फ सबसे बड़ी समस्या तो सरकार ने हमें कुछ नहीं मिला, ये हमने अपने पैसों को खरीद रखा है, जो चाक चूक है सब अपने पैसों को है जी। हमें कोई सरकार कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। अच्छा, मिट्टी का हमें रोना इतना है कि हद से ज़्यादा मिट्टी का रोना है, क्योंकि जंगलात में मिट्टी है, जंगल वाले खुद नहीं देते, क्यों खनन माफिया का चक्कर चल रहा, हमें वहाँ परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ती है।
तो फिलहाल खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हल्द्वानी से अगली खबर, जहां खुशियों का पर्व दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही दीपावली पर खाद्य पदार्थ को लेकर मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में शहर के कई मावा कारोबारी और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर सैंपलिंग की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शहर के 3 मावा आड़तियों और 2 मिठाई की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है, जहां जांच नमूनों को राज्य प्रयोगशाला को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग हमेशा से चेकिंग अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की कार्रवाई करता है, लेकिन त्योहार के मद्देनजर विशेष चेकिंग अभियान चलाई जाती है। ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसके तहत मावा और मिठाई के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है तो उक्त कारोबारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए कमिश्नर साहब की तरफ से ऑर्डर आया था, तो इसी महीने हमने एक घी के सैंपलिंग का एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया है। तो यहाँ भी बिकने वाले जितने भी ब्रांड हैं लगभग घी के, सबके नमूने लेकर हमने लैब में भेजे हैं। तो उसकी भी जैसी रिपोर्ट आ गई उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मिठाई की दुकानों में एक्सपायरी बेचने का या और दुकानों में एक्सपायरी का मामला है, तो हमारे यहाँ भी विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक्सपायरी के लिए अलग से कमेटी बनी हुई है 4 विभागों की, उसमें हम लगातार कार्रवाई करते हैं। और अभी हमने पिछले समय में एक्सपायर्ड सामान बेचने पर एडीएम कोर्ट में बहुत केस फाइल किए हैं। तो ये भी हमारा लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। जहाँ भी हमें एक्सपायरी मिलेगा हम लगातार उस पर कार्रवाई करेंगे और एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके जुर्माने भी कराए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभियान चला रहे हैं, तो जो सप्लाई का जो मावा है, जो मावा बेचने वाले हैं, मिठाई हैं, उनको ध्यान रखा जा रहा है, नमूने लिए जा रहे हैं। तो जो सप्लायर हैं मावे के, मिठाई के, उनसे भी और दुकानों से भी सैंपलिंग कर रहे हैं। और लगातार जैसे जैसे त्यौहार आएगा इसकी कार्रवाई तेज की जाएगी और लगातार इसमें नमूना लेकर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में 3 व्हीलर, ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन अभियान में परिवहन विभाग द्वारा तेजी लाई जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में हल्द्वानी शहर में सभी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक अलग वर्दी में दिखाई देंगे, साथ ही उनके गले पर आई कार्ड भी होगा। प्रशासन वाहनों के सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ऑटो व ई रिक्शा चालकों को आई कार्ड जारी करेगा, साथ ही उनको वर्दी सिलवाने के लिए भी समय दिया गया है। नवंबर महीने से शहर में ऑटो चालक और ई रिक्शा आई कार्ड और वर्दी के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग ने कई अहम कदम उठाए हैं। आरटीओ परिवहन गुरदेव सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक पैमाने पर अभियान चल रहा है। का जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत प्रथम चरण में ऑटो वाहनों के सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। अब तक जो है 400 के करीब वाहनों का सत्यापन हो चुका है। इसके बाद ऑटो वाहनों के सत्यापन के पश्चात ई रिक्शा वाहनों का सत्यापन किया जाएगा और उनको वाहन चालकों को जिनको आई कार्ड जारी कर दिए गए हैं उनको आई कार्ड साथ लेके चलने के लिए हेतु निर्देशित किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में एक अजीबोगरीब मसला सामने आया है। आपको बता दें ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती ने अपने चचेरे भाई पर 6 माह से लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और युवती 5 माह की गर्भवती भी है। युवती के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक युवती के पेट में 2 दिन तक दर्द हुआ, जिसके बाद उसके परिजन युवती को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो पता चला कि युवती 5 माह की गर्भवती है। वहीं डॉक्टर ने जब उन्हें पूरी बात बताई तो युवती के परिवार के लोग दंग रह गए। युवती के मुताबिक उसके पीछे उसके चचेरे भाई की करतूत है। युवती ने बताया कि करीब 6 माह पहले जब परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे तो उसका चचेरा भाई उनके घर आया था और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। युवती का आरोप है कि इसके बाद वह उसे शादी का झांसा देकर 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद युवती के परिजनों ने गंगनहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
चचा का लड़का है, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है उसने। 5 महीने सारे ऐसे मुझे दिलासा दे रखा है शादी का, कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा। कि अब अगर मैं शादी के वक्त पे आ गई, 5 महीने मेरे पेट में बच्चा है, अगर मैं शादी के टाइम पे आई तो मुझे शादी के लिए इनकार कर दी है। अब मुझे पुलिस कोर्ट से इंसाफ चाह रहा है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का शादी के लिए मना कर रहा है जी। वो मुझे कहा था कि क्या नाम है, मैं तुमसे शादी करूंगा। चचा का लड़का है कि मैं पुलिस में इंसाफ लेना चाह रही कि उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, ठीक है नहीं, इनका आपस में जो बातचीत हुई थी चचा के लड़के के साथ हुई थी, उससे हमें पता नहीं था। बाकी अब जो है बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है और उस लड़के ने इन्हें झांसा दिया है कि मैं शादी करूंगा, घर वालों को कुछ मत बताना। मगर तब हमें ये बात पता लगी कि डॉक्टर के पास जाके कि लड़की का ऐसा ऐसा हाल है, तो हमने इससे पूछा, इसने हमें सारी सच्चाई घटना बता दी। लड़की के पेट में दर्द हुआ था, हमें लगा कि ऐसे ही अचानक तबीयत खराब हो रही है शायद किसी वजह से, तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद हमें वहाँ पे पता लगा कि इस तरह का मामला है। फिर हमने लड़के से पूछा कि उस लड़के का नाम बताओ कौन है, तो लड़की ने बताया कि चचा का लड़का है और उसने मुझे जो है 5-6 महीने से शादी का झांसा दे रखा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद हमने उसके परिवार वालों से बात की, अरशद उसके बाप का नाम है लड़के का। तो अब जो है जी अरशद ये कहता है कि मैं तो 1 से लाख तक शादी नहीं करूंगा। गंगनहर क्षेत्र में एक तहरीर आई थी जिसमें एक लड़की के साथ उसके ही रिश्तेदार के द्वारा संबंध बनाए गए तथा उससे वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो इस संबंध में उनके बाबत बलात्कार की तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में सूचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना जारी है। नहीं, अभी तक तो नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हुई है। यदि अगर नाबालिग पाई जाएगी तो उचित धाराओं में उसमें धाराएं बढ़ा ली जाएंगी।